हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मीनाक्षी और स्वागत है आप सभी का टीचर्स अड्डा के शानदार प्लेटफॉर्म पर। आज हम करने वाले हैं यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर है उसका सॉल्यूशन। जी नहीं, क्लास अभी स्टार्ट होगी सौरभ, अभी क्लास स्टार्ट होगी 4:30 बजे। हमारी यूजीसी नेट पेपर 2 के लिए क्लास रहती है, जिसके लिए आज हम हमारा जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। अभी हमारी क्लास स्टार्ट हुई नहीं है, अभी हमारी क्लास स्टार्ट होगी, अभी हमारी क्लास खत्म नहीं हुई है सौरभ। फटाफट स्टूडेंट्स आइए लाइव, फटाफट आइए, करते हैं फिर हम स्टार्ट हमारा आज का सेशन, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। जी हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। एक, क्योंकि इससे आपको अपनी लेवल का पता चलता है, आपकी कंडीशन का पता चलता है, आपकी स्टेटस का पता चलता है कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर क्या कर सकते हैं, आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को एक डायरेक्शन दे सकते हैं कि मुझे इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। तो आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मोस्टली हम जो है इस प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस कर चुके हैं। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे इस सेशन में। तो आज का जो सेशन है वो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, बहुत शानदार होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट्स आप हमारे साथ जुड़िए, कमेंट कीजिए क्वेश्चंस क्या है, और यहाँ से आप टिल द एंड ऑफ द वीडियो कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाओगे कि हाँ ये क्वेश्चन है, इनको किस तरीके से आपकी कोई ना कोई कंसेप्ट जरूर बिल्ड होगी कि क्या टॉपिक है, क्या क्वेश्चन है, किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस तरह से उनको टैकल करना है, क्या उनका आंसर रहेगा। कुछ ना कुछ आप जरूर इस वीडियो से सीख कर जाएंगे, आपको ये वीडियो देखने का कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो आइए स्टूडेंट्स, फटाफट आइए और जुड़िए हमारे साथ, और फिर हम करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। हम आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच द आइटम ऑफ लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट कॉर्ड ऑफ कॉम्बिनेशन। यूजीसी नेट के एग्जाम में मोस्टली क्या है, आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जहां पर आपको दो लिस्टें दे दी जाती है, और जिसमें से एक लिस्ट को आपको दूसरी लिस्ट के साथ मैच करना होता है, फिर आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं। इस तरह के आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, एक ही क्वेश्चन में आपसे 3-4 चीजें, मतलब एक क्वेश्चन की बजाय आपके 4 क्वेश्चन हो जाते हैं एक तरीके से। ओके, कमिंग। गुड इवनिंग सौरभ, गुड इवनिंग, वेलकम ऑल। कैसे हो आप सब? जल्दी से आइए फटाफट। तो हमारे क्या है, मैचिंग के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। मैचिंग में हमारे पास दो लिस्ट गिवन होते हैं, एक होती है लिस्ट 1, एक होती है लिस्ट 2। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना होता है। तो इसमें एक तरह से यूजीसी नेट आपकी स्पीड को चेक करती है, आपकी नॉलेज को चेक करती है कि आप कितनी जल्दी उन क्वेश्चंस को करेक्ट आंसर दोगे। उनमें से क्या है, ये जो हमारी मैचिंग है ये बेसिकली एक नहीं, इसमें आपके क्या है 4 क्वेश्चंस अगर हम इंडिविजुअली बनाए तो हमारे 4 क्वेश्चंस बन सकते हैं। और कुछ क्वेश्चंस तो इनमें से ऐसे होते हैं कि अगर आपको एक कॉम्बिनेशन भी पता है कि हाँ इसका ये है, तो आप पूरा का पूरा क्वेश्चन को ठीक कर सकते हो। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि आपको चारों के चारों मैच पता होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को ठीक कर सकते हो। तो आज हमारे उसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एडहॉक टीम फॉर्म्ड टू सॉल्व अनयूजुअल प्रॉब्लम। कि जो हमारी एडहॉक टीम है वो किसके लिए बनाई जाती है, जो अनयूजुअल प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, लिस्ट 2 में आपका गिवन है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड है सुटेबल व्हेन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोजेक्ट्स। कि जब आपको क्या है, अगर स्मॉल प्रोजेक्ट्स के क्या है बहुत ज्यादा लार्ज नंबर हो, क्लास की टाइमिंग है 4:30 बजे, 4:30। पेपर 2 के लिए, कॉमर्स के लिए आपका टीचिंग का कोई भी एग्जाम हो, DSSS का हो, किसी भी स्टेट का टेट का एग्जाम हो, या यूजीसी नेट का एग्जाम हो, कोई भी आपका एग्जाम हो, उसके लिए आपकी जो क्लास की टाइमिंग है वो है 4:30। डेली मंडे टू सैटरडे 4:30 आपकी क्लास की टाइमिंग रहती है। आपका टीचिंग रिलेटेड कोई भी एग्जाम है, चाहे वो DSSS का एग्जाम है, चाहे वो किसी स्टेट का एग्जाम है, या फिर आपका यूजीसी नेट का एग्जाम है, टीचिंग रिलेटेड कोई भी कॉमर्स का एग्जाम है, तो आपकी जो क्लास की टाइमिंग है वो रहेगी 4:30। तो नेक्स्ट है इसमें स्टेटस फ्री एंड हायरार्की फ्री ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ है डिजिटल और .com ऑर्गेनाइजेशन। देखो आप इसमें आप लिस्ट सेकंड में आपका दिवन है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, टास्क फोर्स, फ्री फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको क्या करना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है,
संडे ऑफ रहता है, संडे ऑफ, मंडे टू सैटरडे 4:30 संडे ऑफ। संडे को आपको क्या करना है, रिवीजन करनी है। मंडे टू सैटरडे आपको जो भी पढ़ाया जाता है वो सब आपको डेली बेसिस पे पढ़ना तो है ही है। संडे को आपको क्या करना है, उन सबको रिवाइज करना है, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सारी चीज़ों को बस एक बार पढ़ लेते हो दैट्स नॉट सफिशिएंट। यूजीसी नेट एग्जाम को, कोई भी एग्जाम है आज, क्योंकि आज के टाइम में हर एग्जाम के लिए क्या बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, तो आपको रिविज़न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिविज़न आप जितनी ज़्यादा करोगे, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे, उतनी ही ज़्यादा एफिशिएंसी आपकी आएगी और उतना ही ज़्यादा स्कोर आप अपने एग्जाम में कर सकते हो। सौरभ मिश्रा का आंसर आ रहा है थर्ड इज द राइट आंसर। थर्ड, सौरभ मिश्रा कह रहे हैं कि ए का क्या है, सेकंड पॉइंट है कि एडहॉक टीम फॉर्म टू सॉल्व अनयूजुअल प्रॉब्लम, कह रहे हैं टास्क फोर्स। बी का है फोर्थ, सुटेबल देयर आर ओनली लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोजेक्ट्स, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। सी का कह रहे हैं थर्ड, स्टेटस फ्री और हायरार्की फ्री ऑर्गेनाइजेशन। एंड डी का है फर्स्ट, digital.com ऑर्गेनाइजेशन, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। तो आंसर इज, ये हिंदी में है आपका, क्योंकि कल बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो कह रहे थे कि मैडम हमें हिंदी वर्जन भी दिया जाए। आज उसके लिए स्पेशल हिंदी के लिए एक अलग से ही आपकी पीपीटी बनाई गई कि जो स्टूडेंट्स का जो मीडियम है वो हिंदी है या लैंग्वेज ही अगर उनका हिंदी है तो वो यहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है, आंसर इज थर्ड, आंसर इज थर्ड, बिल्कुल करेक्ट। सौरभ मिश्रा ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, वेल डन सौरभ, थर्ड इज योर राइट आंसर। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द आइटम्स ऑफ यूनिट 1 विद यूनिट 2। वही सेकंड मैचिंग का ही क्वेश्चन है, दो लिस्ट आपको गिवन है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। आपको क्या करना है, ये गिवन है थ्योरम ऑफ एडिशन, ई स्क्वायर अपॉन E1 इक्वल टू P इक्वल टू E1, theorem of multiplication, and this one conditional probability, and this one is Bayes theorem। आपको मैच करना है कि कौन सा आपका किससे रिलेटेड है। फटाफट मैच करो स्टूडेंट्स, फटाफट बताओ कि क्या आंसर है आपका। ये क्वेश्चन है आपका और क्वेश्चन में आपके आंसर, ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, मैच आउट करना है कि इनमें से आपकी थ्योरम ऑफ एडिशन क्या है, थ्योरम ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम। देखो ये आपकी क्या है, थ्योरम ऑफ एडिशन, क्या है ये हमारी थ्योरम ऑफ एडिशन, और ये है हमारी थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये है हमारी थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो हरी अप, क्या आंसर रहेगा आपका। सौरभ मिश्रा कह रहे हैं आंसर इज 2, ए का फोर्थ बेस थ्योरम, बी का थर्ड, बी का थर्ड, सी का सेकंड एंड डी का फर्स्ट। ये हिंदी वर्जन के लिए योग प्रमेय, गुणन प्रमेय, फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड इज द राइट आंसर मैम, यस सेकंड इज योर राइट आंसर। बिल्कुल सौरभ मिश्रा, आपका आंसर जो है बिल्कुल सही है, इसका आंसर है सेकंड, सेकंड इज योर आंसर। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी हमारा वही है, सेम मैचिंग करनी है इसमें भी हमें। इनएबिलिटी टू पे इंटरेस्ट, लिक्विडिटी क्राइसिस, इनएफिशिएंट कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल्स, रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर्स फंड बीइंग मच हायर देन द ओवरऑल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपको ये लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। लिस्ट 2 क्या करें, करंट रेशो, डेट रिटर्न रेशो, इंटरेस्ट कवरेज, डेट इक्विटी रेशो। इनएबिलिटी टू पे इंटरेस्ट, inability to pay interest is your interest coverage ratio, interest coverage ratio. Liquidity crisis is your current ratio. Inefficient collection of receivables, debtor turnover ratio, and return of shareholder than the overall return of debt equity ratio. This is your, A का है आपका थर्ड। बताओ स्टूडेंट्स फटाफट क्या आंसर रहेगा आपका, बताओ सौरभ फटाफट क्या आंसर रहेगा। हरी अप स्टूडेंट्स। हिंदी वर्जन के लिए ब्याज अनुपात में अक्षर, तरलता संकट, प्राप्य का अक्षम अंक, संकलन अंक धारक कोष की प्राप्ति कुल निवेश प्राप्ति से बहुत अधिक होती है। हरी अप स्टूडेंट्स, क्या आंसर रहेगा आपका।
आंसर है योर फर्स्ट, फर्स्ट इज योर आंसर, फर्स्ट इज योर आंसर। इनएबिलिटी टू पे इंटरेस्ट की अगर आप अपनी क्या है इंटरेस्ट को पे नहीं कर सकते हो, इंटरेस्ट को पे नहीं कर सकते हो, तो इट मीन्स इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपको बताएगी कि आप अपने इंटरेस्ट जो हमारी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वो हमें ये बताएगी कि हम इंटरेस्ट को पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जो लिक्विडिटी क्राइसिस है, लिक्विडिटी हमारी किससे रिलेटेड है? करंट रेशियो से, कि करंट रेशियो में हम क्या जांच करते हैं कि हम एक साल के अंदर हमारी जो करंट एसेट्स हैं उनके थ्रू हम अपनी करंट लायबिलिटीज की पेमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये पता चलेगा। इनएफिशिएंट कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल्स, की जो हमारे रिसीवेबल्स है, हमारे डेटर्स है, उनसे हम कलेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये हमें कौन बताएगी? हमारी डेटर टर्नओवर रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो क्या कहते हैं कि शेयर होल्डर के फंड पे जो रिटर्न है वो कितना हमें मिलेगा। तो आंसर रहेगा आपका फर्स्ट, फर्स्ट इज योर आंसर, आंसर रहेगा आपका फर्स्ट। रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन है ये, रेशियोज के बारे में आपसे पूछा गया कि रेशियोज कौन कौन सी हैं, और वो अगर आप इंटरेस्ट को पे नहीं कर सकते हो तो इट मीन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से आपको पता चलेगा। राइट स्टूडेंट्स, तो आंसर इज फर्स्ट, फर्स्ट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको क्या करना है? मैचिंग करना है। परफेक्ट कंपटीशन, प्राइस रिजिडिटी, मोनोपोली, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट्स, मोनोपोलिस्टिक, होमोजीनियस प्रोडक्ट, ओलिगोपोली, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मैच करना है लिस्ट को और बताना है कि क्या आंसर रहेगा। देखो परफेक्ट कंपटीशन है तो उसके क्या होते हैं? होमोजीनियस प्रोडक्ट। जो हमारी परफेक्ट कंपटीशन है उसके जो प्रोडक्ट है वो हमारे क्या होते हैं? होमोजीनियस, यानी कि बहुत ज़्यादा लार्ज मार्केट होती है और बहुत नंबर ऑफ सेलर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ बायर होते हैं, जो उनके प्रोडक्ट है टोटली होमोजीनियस होते हैं। जैसे हमारी वेजिटेबल मार्केट है वो क्या एक होमोजीनियस मार्केट है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन का है। मोनोपोली में आपका क्या होता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मोनोपोली में क्या होता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि एक जो मोनोपोली में क्या होता है कि एक सिंगल सेलर और जो बायर है वो बहुत ज़्यादा होते हैं और उसकी खुद की मोनोपोली है कि वो जितने ज़्यादा प्राइस पे कितने मीन्स टू से हर कस्टमर से अलग अलग प्राइस वो चार्ज कर सकता है। मोनोपोली का मतलब जिसमें सिंगल सेलर और बायर बहुत ज़्यादा हो। और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है कि आप डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट क्या है प्राइस चार्ज कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू प्लेस, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट। एक ही प्रोडक्ट के क्या है अलग अलग प्राइस अलग अलग कस्टमर से चार्ज करना इज योर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होती है? आपकी प्रोडक्ट की इंप्रूवमेंट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ बायर्स, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सेलर्स। प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट क्यों होते हैं? क्योंकि उन सबके जो भी मोनोपोलिस्टिक मार्केट है उसमें जितने भी प्रोडक्ट है वो सारे आपस में क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। सेम और सिमिलर में फर्क होता है। सेम तो होता है 100% एज इट इज, सिमिलर कि बहुत ज़्यादा जो उनकी क्वालिटी है मोस्टली एक ही जैसे होते हैं। हम एक प्लेस पे किसी दूसरे प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कॉलगेट और पेप्सोडेंट है, डाबर रेड टूथपेस्ट है, अगर एक टाइम पे हमें कॉलगेट नहीं भी मिला तो हम डाबर रेड पेस्ट जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। ये क्या होते हैं? तो जब हम इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है तो हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से कंपैरेटिवली क्या करना चाहती है? उसको इम्प्रूव करना चाहती है। दैट्स वाई मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आपका क्या रहता है? प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट। एंड ओलिगोपोली इज योर प्राइस रिजिडिटी। तो डी का है आपका फर्स्ट, ए का है आपका थर्ड, तो आंसर इज थर्ड, आंसर इज थर्ड, आंसर इज थर्ड, थर्ड इज योर आंसर। बिल्कुल सौरभ मिश्रा ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। सौरभ मिश्रा कह रहे हैं 1 इज राइट आंसर। नो, थर्ड आंसर इज योर राइट, क्योंकि पूर्ण प्रतिस्पर्धा में क्या होता है? मांग उत्पाद, एकाधिकार में होता है कीमत विभेद, एक में होता है उत्पाद सुधार और में होती है कीमत अपरिवर्तनीयता। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी हमारी मैचिंग से रिलेटेड ही है, जिसमें हमें क्या है गिवन है मैचिंग। संक कॉस्ट क्या होती है? मार्जिनल कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। चेंज इन टोटल कॉस्ट फॉर अ यूनिट चेंज इन आउटपुट, ये होती है हमारी मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट कौन सी? चेंज इन टोटल कॉस्ट फॉर अ यूनिट चेंज इन आउटपुट। मार्जिनल कॉस्ट आपकी वो कॉस्ट होती है जिसमें अगर आप एक यूनिट एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करते हो तो उससे क्या होता है? आपकी जो टोटल प्रोडक्शन है, टोटल कॉस्ट है, उसमें क्या हो जाता है? इंक्रीमेंट हो जाता है। कि एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने से आपको जो आपकी जो टोटल कॉस्ट जितनी बड़ी है उसे हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। एक एक्स्ट्रा यूनिट
यूज का ज़्यादा प्रोडक्शन करने से आपकी टोटल कॉस्ट में जो डिफरेंस आता है दैट इज योर मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट इज चेंज इन टोटल कॉस्ट फॉर अ यूनिट चेंज इन आउटपुट, की अगर आप आउटपुट में 1 यूनिट का चेंज करते हो तो उससे क्या होगा, आपकी टोटल कॉस्ट चेंज हो जाएगी, उसे हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। वैल्यूज ऑफ इनपुट ऑन एंड यूज्ड इन प्रोडक्शन, ये है आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है कि अगर आप अपने ही रिसोर्सिस को किसी दूसरे को ना देके बल्कि अपने ही उसमें क्या कर लेते हो, अपने ही बिजनेस में यूज कर लेते हो, तो दैट इज योर इम्प्लिसिट कॉस्ट। मान लो कि आपका बिजनेस है और आपके पास क्या है, कोई कार है या कोई मशीनरी पड़ी है, और उस मशीनरी को या उस बिल्डिंग, मान लो कि बिल्डिंग है, ठीक है, आपके पास अपनी खुद की बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में आप खुद की बिल्डिंग में अपना खुद का ही बिजनेस कर रहे हो, तो यहाँ पर इम्प्लिसिट क्या कॉस्ट क्या होगी कि अगर आप उस बिल्डिंग को अपने खुद के लिए यूज ना करके अगर उसको रेंट पे देते तो आपको इनकम जनरेट होती, डेफिनेटली होती, लेकिन अब आप उसको क्या कर रहे हो, खुद के लिए ही यूज कर रहे हो, तो इससे क्या हो रहा है, आपकी जो कॉस्ट है वो बच रही है कि आपको अगर आप कहीं किसी और जगह पर आपने क्या करते, रेंट पे लेते, तो वो आपकी अब कॉस्ट क्या है, बच गई है, तो उसे हम कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट, यानी कि अपना खुद का ही, अपने खुद के रिसोर्सेज खुद के लिए ही यूज करना, दैट इज योर इम्प्लिसिट कॉस्ट। कि आपका क्या है, बिजनेस है, आपको प्लेस चाहिए उसको करने के लिए, आपके पास प्लेस भी अवेलेबल है, तो आप अपने ही खुद के बिजनेस के लिए खुद के ही प्लेस को यूज कर रहे हो, तो इससे आपको कॉस्ट क्या पड़ी कि अगर आपके पास खुद का वो प्लेस नहीं होता तो आपको रेंट पे लेना पड़ता, और रेंट पे लेना पड़ता तो आपको रेंट देना भी पड़ता, ठीक है, तो वो रेंट अब आपका, आपके पास अपना प्लेस है तो वो रेंट आपका बच गया है, तो दैट इज योर इम्प्लिसिट कॉस्ट, जो आपके खुद के रिसोर्सेज के लिए आप यूज करते हो, दैट इज योर इम्प्लिसिट कॉस्ट। वैल्यू ऑफ इनपुट्स ऑन एंड यूज्ड इन प्रोडक्शन, कॉस्ट दैट आर अनअफेक्टेड बाय फर्म डिसीजन, ऐसी कॉस्ट जो आपके फर्म के डिसीजन से क्या रहती है, अनअफेक्टेड, दैट इज योर संक कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इन कॉस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम अ डिसीजन, टोटल इंक्रीज इन कॉस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम अ डिसीजन। तो देखते हैं, मार्जिनल कॉस्ट का है बी का 1, बी का 1 आपका एक ही ऑप्शन में है, ए का है सेकंड, सी का 4th एंड डी का 3rd। ये हिंदी वर्जन के लिए, हिंदी वर्जन स्टूडेंट्स का क्या है, तो आंसर है आपका 1, आंसर इज 1, फर्स्ट इज योर आंसर। अभी अभी मैंने आपको क्लैरिफाई किया है कि क्या आंसर है, संक कॉस्ट हमारी क्या होती है, वैल्यूज ऑफ इनपुट ऑन एंड यूज्ड इन प्रोडक्शन। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी सेम मैचिंग लिस्ट है हमारी। मैचिंग लिस्ट में हमें क्या गिवन है, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज कि हमें बताना है कि कौन सी थ्योरी कौन से पर्सन ने दी थी, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी, नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। जो हमारी कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी है ये दी थी हमारी डेविड रिकार्डो ने। डी का आएगा हमारा सेकंड, तो डी का सेकंड हमारा एक ही ऑप्शन में है। जो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी दी थी वो दी थी हमारी डेविड रिकार्डो में। ये क्या है, रेक्टिफिकेशन वाले क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए कि किस पर्सन ने कौन सी थ्योरी दी। और जो हमारा इंटरनेशनल बिजनेस का है उसमें जो हमारे इंटरनेशनल बिजनेस की जो थ्योरीज है, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इससे आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। या तो आपसे थ्योरीज के बारे में पूछा जाता है या फिर ये थ्योरी कौन से राइटर ने दी है इसके बारे में पूछा जाता है। और इसी से रिगार्डिंग हमारे लेटेस्ट जो एग्जाम है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी किसकी है, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी किसकी है, नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड कंपैरेटिव कॉस्ट। कंपैरेटिव कॉस्ट दी थी हमारी डेविड रिकार्डो ने, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी दी थी हमारी एडम स्मिथ ने। तो ए का आएगा आपका 4th, डी का सेकंड, डी का सेकंड इसमें भी है, डी का सेकंड इसमें भी है, तो ए का आपका आएगा 4th। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी दी थी एडम स्मिथ ने, तो ए का 4th। बी का आएगा आपका फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी, बी का आएगा हेक्सर एंड ओहलिन, एंड सी का आएगा आपका 1।
इसी का हिंदी वर्जन देख लीजिए स्टूडेंट्स। जो हिंदी वर्जन स्टूडेंट्स है, निरपेक्ष लागत, उत्पादक संपदा सिद्धांत, राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी सिद्धांत और तुलनात्मक लागत सिद्धांत, ये उनके ऑथर्स है। मैच कीजिए कि कौन से उन्होंने कौन सा आंसर दिया था। तो आंसर इज फर्स्ट, फर्स्ट इज योर आंसर। सौरभ मिश्रा थर्ड आंसर नहीं है, फर्स्ट आंसर रहेगा, क्योंकि कॉस्ट जो हमारी एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी दी थी वो किसने दी थी? एडम स्मिथ ने। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी हमारी दी थी एडम स्मिथ ने। कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी दी थी हमारी डेविड रिकार्डो ने। फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी दी थी हेक्सर एंड ऑलिनर। नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस माइकल पोर्टर। तो फर्स्ट इज योर आंसर, फर्स्ट इज योर आंसर। डी का सेकंड इसमें भी है, डी का सेकंड इसमें भी है, लेकिन ए का हमारा क्या आएगा? एडम स्मिथ। तो ए का फोर्थ इसमें, तो फर्स्ट इज योर आंसर, आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी मैचिंग का है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है आपका 1872, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एंड कॉम्पिटिशन एक्ट। बताओ फटाफट, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैंने आपको बता ही दिया 1872। ए का सेकंड इसमें भी है, ए का सेकंड इसमें भी है। अब देखो बी का फोर्थ आएगा, थर्ड आएगा। हरी अप स्टूडेंट्स, बताओ फटाफट क्या आंसर रहेगा। ये आपका जो इंडियन लॉ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारे लॉज है उनके ईयर कौन से हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हिंदी वालों के लिए हिंदी वर्जन, भारतीय संविदा अधिनियम, सूचना का अधिकार, सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिशन एक्ट। हरी अप, सौरभ मिश्रा कह रहे हैं सेकंड इज द राइट आंसर, सेकंड इज द राइट आंसर। आंसर इज फोर्थ, नॉट सेकंड। देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था आपका 1872 में, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया था आपका 2005 में, राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट आया था आपका 2005 में, और आईटी एक्ट आया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में, और कंपटीशन एक्ट आया था आपका 2002 में। ये आपको याद रखने हैं कि कौन सा एक्ट किस ईयर में आपका आया था। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था आपका 1872, आरटीआई एक्ट आया था आपका 2005, आईटी एक्ट आया था आपका 2000 और कंपटीशन एक्ट आया था आपका 2002 में। तो आंसर फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर, आंसर फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा मैचिंग से रिलेटेड है। रिलेशनशिप बैंकिंग क्या होती है? मर्चेंट बैंकिंग, इंडिजीनियस बैंकिंग एंड डेवलपमेंट बैंकिंग। डीलिंग इन हुंडीज एक्सेप्टेबल ऑफ डिपॉजिट्स, वाइडनिंग द एंटरप्रेन्योर बेस एंड असिस्टिंग अ रैपिड रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, engaged in business of capital issue management, creating, maintaining and enhancing strong relationship with the customers। देखो रिलेशनशिप बैंकिंग तो है आपकी ये क्रिएटिंग, मेंटेनिंग एंड एनहांसिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द कस्टमर, कि कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशंस बनाना ही आपका क्या कहलाता है? रिलेशनशिप बैंकिंग। तो ए का आएगा आपका फोर्थ, ए का फोर्थ इसमें भी है, ए का फोर्थ इसमें भी है। तो आगे बढ़ो। मर्चेंट बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग क्या होती है? हरी अप स्टूडेंट्स, फटाफट आंसर बताओ। सौरभ मिश्रा क्या आंसर रहेगा? नीरज कुमार, सौरभ, हरी अप, क्या आंसर रहेगा इसका? जो हिंदी मीडियम है, हिंदी मीडियम के लिए भी ये आपको मैच करना है कि क्या किसके साथ मैच कर रहा है। फटाफट बताओ आंसर, क्या आंसर रहेगा? तो इसका आपका आंसर है आंसर थर्ड, आंसर थर्ड,
थर्ड इज योर आंसर। देखो, रिलेशनशिप बैंकिंग, क्रिएटिंग, मेंटेनिंग एंड एनहांसिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स, राइट। बी का आपका आएगा थर्ड, मर्चेंट बैंकिंग एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ कैपिटल इशू मैनेजमेंट। मर्चेंट बैंकिंग क्या होती है? जो आपकी कैपिटल इशू मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड। सी का आपका आएगा थर्ड, सॉरी सी का आएगा आपका फर्स्ट, डीलिंग इन हुंडीज एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट इंडिजीनियस बैंकिंग इज व्हाट? डीलिंग इन हुंडीज एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। और डी का आएगा आपका सेकंड, डेवलपमेंट बैंकिंग, वाइडनिंग द एंटरप्रेन्योर बेस एंड असिस्ट इन अ रैपिड रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो थर्ड इज योर करेक्ट आंसर, थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी हमारा मैचिंग का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये हमारे टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। टैक्स में 80 जो हमारी डिडक्शन है उससे रिलेटेड, 80 GGC, 80 GG, GGA, GGB, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड, डिडक्शन in respect of rent paid, deduction in respect of contribution given by a company to political parties, deduction in respect of contribution given by any person to political parties, and deduction in respect of certain donations for scientific research। बताओ स्टूडेंट्स फटाफट क्या आंसर रहेगा? इट्स गुड आफ्टरनून, इट्स गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग अनुज कुमार। फटाफट बताओ स्टूडेंट्स क्या आंसर रहेगा? हमारी कौन सी डिडक्शन कौन से सेक्शन के अंडर आती है, ये हमसे पूछा गया है। क्या आंसर रहेगा आपका हिंदी मीडियम के लिए? 80 GGC चुकाए गए किराए के संबंध में, कंपनी द्वारा राजनीतिक दलों को दिए गए अंशदान के संबंध में, किसी व्यक्ति द्वारा राजनीतिक दलों को दिए गए अंशदान के संबंध में कटौती और वैज्ञानिक शोध के लिए कतिपय दान के संबंध में कटौती। कंफर्म नहीं है, कोई बात नहीं, आंसर देना इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कमेंट करना और आंसर बताना इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो सही है या गलत है। राइट स्टूडेंट्स, आप कह रहे हैं सेकंड, तो इसका आंसर है आपका थर्ड, आंसर इज थर्ड। एटी GGC है आपकी डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन गिवन बाय एनी पर्सन टू पॉलिटिकल पार्टी। बी का आपका आएगा फर्स्ट, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड, कि अगर आप रेंट पेड करते हो तो उसके आपका जो डिडक्शन है वो किसके अंडर मिलती है? रेंट 80 GG के अंडर। कि अगर आप क्या करते हो? रेंट पे करते हो तो आपका क्या किस में रहेगा? डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड। सी का आपका रहेगा फोर्थ, GGA साइंटिफिक रिसर्च के लिए, और डी का आपका रहेगा सेकंड, कंपनी टू पॉलिटिकल पार्टी। अगर कोई कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को डिडक्शन देती है, डोनेशन देती है, तो उसको किस के अंदर मिलेगी? 80 GGB। तो थर्ड इज योर करेक्ट आंसर, थर्ड इज योर करेक्ट आंसर, थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेट एज इंटरनेशनल कंपटीशन। मैचिंग का ही क्वेश्चन है ये भी हमारा सेम। इंट्रोडक्शन का ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। सेकंड तरफ हमें गिवन है, कंपनीज फ्रॉम अदर हाई इनकम कंट्रीज इंक्रीज एक्सपोर्ट टू द इनोवेटिंग कंट्री। Competitors from other high income countries may begin production in developing countries. A few competitors at home and competitors in other high income countries begin production for their domestic market. ये आपके ऑप्शंस हैं, बताओ क्या आंसर रहेगा? What is your answer? आपको दिया गया कि अगर इंटरनेशनली आप अपना प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाते हो तो उस टाइम पर आपकी जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है वो क्या रहेगी? इंट्रोडक्शन में क्या रहेगा, ग्रोथ में क्या रहेगा, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। ये चार ऑप्शन आपको गिवन है, आपको इनके साथ मैच करना और बताना है कि किस तरह से आपकी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल रहेगी।
सौरभ मिश्रा कह रहे हैं फोर्थ इज द राइट आंसर। लेट्स सी, ये हिंदी स्टूडेंट्स के लिए जिनका वर्जन हिंदी है देख लीजिए आप। अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद जीवन चक्र, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा परिचय, अन्य उच्च आय देशों से कंपनियां नवोन्मेषक देश को निर्यात बढ़ाती है, समृद्धि, परिपक्वता और गिरावट। तो आंसर है आपका आंसर 1। फर्स्ट इज योर आंसर, फर्स्ट इज योर आंसर। देखो इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, ए फ्यू कॉम्पिटिटर्स एट होम, कि जब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो आपकी मार्केट है उसमें आप क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आप अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो कॉम्पिटिटर्स है, कुछ कॉम्पिटिटर्स तो आपके क्या रहेंगे, वहीं पर रहेंगे, इंटरनेशनली वो नहीं जाएंगे, राइट राइट। बी का आपका रहेगा फोर्थ। ग्रोथ में आपके क्या रहेंगे, कॉम्पिटिटर्स इन अदर हाई इनकम कंट्रीज बिगिन प्रोडक्शन फॉर देयर डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि आपने क्या किया है, अगर आप ग्रोथ की, मैं यानी कि आप ग्रोथ करते जा रहे हो, ग्रोथ करते जा रहे हो। कंफ्यूज आप इसलिए हो रहे हो क्योंकि आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो एक बार, क्योंकि ये मैचिंग है, इसके लिए आपको सिर्फ ये नहीं कि एक ऑप्शन आपको पता चल गया तो वो आपका सही है, क्योंकि देखो एक है, इसमें भी थर्ड है, इसमें भी थर्ड है, राइट। तो बाकी के ऑप्शंस जो हैं वो आपके क्या है, डिफरेंट है। तो अगर हमें एक चीज का पता है कि हाँ इसमें ये आएगा, लेकिन हमें ये नहीं, इसके साथ साथ हमें चारों ऑप्शंस का पता होना चाहिए कि चारों का हमें मैच पता होनी चाहिए, तब हम जाके अपने क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। क्योंकि एनटीए है ये, और एनटीए क्या है, जो आपका आपकी नॉलेज को चेक आउट करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ आपको एक का अगर आंसर पता है तो आप दूसरे को बड़े आराम से लगा सकते हो, एक ऑप्शन से नहीं, आपको सारे के सारी चीजें पता होनी चाहिए, इसका इसके साथ बनता है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, चारों का आपको मैच करना पड़ेगा, तब जाके आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर पाओगे। ये नहीं है कि आपको सिर्फ एक क्वेश्चन का पता है, एक ऑप्शन पता लगे कि इसका आंसर ये है तो आप कर लोगे, नहीं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें हमें सिर्फ अगर एक पता चल जाए तो हमारा पूरा क्वेश्चन आंसर सही हो जाता है, लेकिन मोस्टली में हमारा क्या रहता है कि हमें चारों का मैच करना पड़ता है, तब हम करेक्ट आंसर पता लगाते हैं। तो बी का आपका रहेगा फोर्थ, कि ग्रोथ में, कि जो कंपनीज क्या है ग्रोथ में, तो वो क्या करेंगे, अपने प्रोडक्शन को स्टार्ट करेंगे, अपने प्रोडक्शन को क्या करेंगी, स्टार्ट करेंगी डोमेस्टिक उसके लिए। सी का आपका रहेगा फर्स्ट, मैच्योरिटी में क्या रहेंगी, कि वो एक्सपोर्ट को इंक्रीज कर देंगी। जब कंपनी क्या है अपनी मैच्योरिटी की स्टेज में है, जब कंपनी क्या है अपनी मैच्योरिटी की स्टेज में है, तो वो अपने प्रोडक्शन को क्या करेंगी, ज्यादा हाई करेंगे और क्या करेंगे, उसको एक्सपोर्ट इंक्रीज कर देंगी। उसके बाद है डिक्लाइनिंग, डिक्लाइनिंग स्टेज में आपका रहेगा कि मे बिगिन प्रोडक्शन इन डेवलपिंग कंट्री, की जो कंट्रीज डेवलप हो चुकी हैं, जो डिक्लाइन है, कि अब यहाँ से एक पर्टिकुलर कंट्री से जब उनका डिक्लाइन में जा रहा है, तो जो दूसरी कंट्रीज है वहां पर अपने प्रोडक्ट को क्या करेंगी, डेवलप करने की ट्राई करेंगे। तो फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर, फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। इन जो ये क्वेश्चंस होते हैं, इन क्वेश्चंस के लिए आपका मेनली क्या होना चाहिए, आपको कॉमन सेंस ज़्यादा यूज करनी पड़ती है, क्योंकि मैचिंग में आपका पढ़ा हुआ भी होना चाहिए कि अगर आपने, लेकिन अगर आपने थोड़ा कम पढ़ रखा, आपने कंप्लीट नहीं पढ़ रखा, तो आप कॉमन सेंस को लगाकर भी इन क्वेश्चंस को बड़ा ईजिली क्रैक कर सकते हो कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना अपनी कॉमन सेंस लगा के। तो नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंट रियलाइज्ड अंडर सेक्शन 154 ऑफ CGST रूल। GST से हमारा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये चार ऑप्शंस है, हमें इसका करेक्ट सीक्वेंस बताना है, जिससे हमें जैसे जैसे हमें अमाउंट क्या होती है, रियलाइज होती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 154। ऑप्शंस हैं आपके, अप्रोप्रिएटेड अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ द रिकवरी प्रोसेस, सेकंड अप्रोप्रिएटेड अगेंस्ट एनी अदर अमाउंट ड्यू from defaulter under the act of IGST Act 2017, appropriated against the amount due to be recovered from defaulter, and balance amount if any shall be refunded to the defaulter। तो what is the correct sequence, आपको बताना है कि इनमें से करेक्ट सीक्वेंस क्या है।
सौरभ कह रहे हैं थर्ड हो सकता है मैम, लेट्स सी। पहले हिंदी वर्जन के लिए देख लेते हैं कि हिंदी वर्जन स्टूडेंट्स क्या है। उनके लिए वसूली प्रक्रिया की प्रशासनिक लागत के प्रति विनियोजित इस अधिनियम या आईजीएसटी अधिनियम 2017 के अंतर्गत चूककर्ता की ओर बकाया किसी अन्य राशि के विरुद्ध विनियोजित। थर्ड ऑप्शन आपका चूककर्ता से वसूली जाने वाले राशि के विरुद्ध विनियोजित। और फोर्थ है आपका शेष राशि यदि कोई हो चूककर्ता को वापस कर दी जाएगी। अंकित जी कह रहे हैं फोर्थ इज द राइट आंसर। सौरभ कह रहे हैं थर्ड हो सकता है, अंकित कह रहे हैं फोर्थ। सो लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर। आंसर इज 2। आंसर इज 2। तो आपका करेक्ट जो है सबसे पहले आएगा आपका जो सीक्वेंस है एप्रोप्रिएट अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ द रिकवरी प्रोसेस। आफ्टर दैट आएगा एप्रोप्रिएट अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू टू बी रिकवर्ड फ्रॉम डिफॉल्टर। फिर आएगा आपका बी और फिर आएगा आपका डी। तो सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। इसके लिए आपको क्या है, ये लॉज हैं, इन लॉज की एक प्रोसेस होती है और जिनको स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। तो इसलिए हमें इन लॉज के बारे में पहले से अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेप किसके बाद आएगा, क्योंकि ये जो हमारे लॉज है ये बिल्कुल फिक्स है। इनकी जो प्रोसेस ऑफ डिफाइंड है कि आपको पहले ये करना पड़ेगा उसके बाद ही आप ये स्टेप को ले सकते हो। तो इसमें आप किसी भी टाइप का कोई चेंज नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए आपको अपनी क्या है पूरी नॉलेज, पूरा लॉ का पता होना चाहिए कि लॉ में कौन से स्टेप के बाद कौन सा प्रोसेस आपका आएगा। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम ये भी हमारा वही करेक्ट सीक्वेंस में बताना है। इनकम अंडर द डिफरेंट हेड ऑफ इनकम, डिडक्शन फ्रॉम जीटीआई, एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस ऑफ द करंट ईयर एंड अर्लियर ईयर एंड राउंडिंग ऑफ। करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर बताना है। व्हाट इज योर करेक्ट। सबसे पहले क्या किया जाता है, इनकम अंडर द डिफरेंट हेड ऑफ इनकम। सबसे पहले आपका आएगा ए। सबसे पहले आपकी जो इनकम टैक्स एक्ट है उसमें जो आपके इनकम टैक्स एक्ट है उस इनकम टैक्स एक्ट में सबसे पहले जो भी आपके 5 हेड है उन 5 हेड से आपकी जो इनकम है उसको टोटल किया जाता है। सारे 5 हेड से पहले 5 हेड से आपकी इनकम को कैलकुलेट किया जाएगा। कैलकुलेट करने के बाद अगर कोई एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस है ऑफ द करंट ईयर एंड अर्लियर, अगर पहले साल के या इस साल के कोई भी लॉसेस हैं तो उनकी एडजस्टमेंट होगी। सबसे पहले आएगा आपका ए, फिर आएगा आपका सी, उसके बाद आएगी आपकी जीटीआई, उसके बाद आपकी आएगी जीटीआई। जो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है उसको कैलकुलेट किया जाएगा। सबसे पहले जो इनकम है उन सबको कैलकुलेट करो 5 हेड से। सैलरी हेड से आपकी कितनी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी से कितनी है, बिजनेस एंड प्रोफेशन से कितनी है, आपकी कैपिटल गेन से कितनी और अदर सोर्स। ये 5 हेड है, 5 हेड से आपको क्या करना है, पहले ये देखना है कि कितनी इनकम है। उनकी इनकम के बाद जो आपके लॉसेस हैं, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड है, उन सबको एडजस्ट करना है। फिर आपकी क्या है जीटीआई कैलकुलेट की जाती है। जीटीआई कैलकुलेट के बाद जो आपकी अमाउंट आती है उसको राउंड ऑफ किया जाता है। तो ए सी बी डी इज योर आंसर। फर्स्ट इज योर आंसर। हिंदी वर्जन स्टूडेंट्स के लिए आय के विभिन्न शीर्षों का ये सबसे पहले रहेगा आपका। उसके बाद आएगा आपका चालू वर्ष और पिछले वर्ष के घाटे का समायोजन, फिर आएगा सकल कुल योग से ह्रास और फिर आएगा आपका पूर्णांकन। तो फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। सौरभ मिश्रा का, अंकित सिंह का, दोनों का बिल्कुल आंसर सही है। वेल डन स्टूडेंट्स, वेल डन गाइज, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री वर्टिकल्स रिसीव्ड बूस्ट एमिड कोविड-19 पैंडेमिक लॉकडाउन। की कोविड-19 जो हमारा लॉकडाउन हुआ कोविड-19 की वजह से, उनमें से कौन सी इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा बूस्ट मिला इन सब में से, कि कोविड-19 में इनमें से कौन सी इंडस्ट्री जो सबसे ज़्यादा, जिन्होंने सबसे ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म किए हैं। तो पहला है आपका ऑप्शन ऑनलाइन एजुकेशन, गेमिंग एंड एंटरटेनमेंट, ई कॉमर्स एंड ई पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, रिटेलिंग एंड फार्मास्यूटिकल, हॉस्पिटैलिटी एंड हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग एंड एमएसएमई। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बताना ए बी डी ए सी ई ए बी सी सी डी ई। हिंदी वर्जन के लिए भी, जो हिंदी वर्जन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऑनलाइन शिक्षा, गेमिंग,
ई वाणिज्य, ई भुगतान, खुदरा व्यापार, अस्पताल, विनिर्माण। बताओ स्टूडेंट्स फटाफट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। लॉकडाउन के टाइम पे इन इंडस्ट्रीज में से कौन सी इंडस्ट्री ने सबसे ज्यादा अपने बिजनेस किया है? कौन सी इंडस्ट्रीज हैं वो जिन्होंने किया है? सौरभ मिश्रा, आपका आंसर क्या है? फर्स्ट है या थर्ड है? देखो, एक तो सबसे ज्यादा ऑनलाइन एजुकेशन, गेमिंग एंड एंटरटेनमेंट। लॉकडाउन में सबने क्या किया है? एंटरटेन किया, बहुत सारी मूवीज देखी हैं, वेब सीरीज देखी हैं, गेमिंग करी है और ऑनलाइन एजुकेशन, ये सबसे ज्यादा रहा है। ई कॉमर्स एंड ई पेमेंट, ये भी हमारा सबसे ज्यादा रहा है। ई कॉमर्स ई पेमेंट की हमें अगर कुछ भी करना है तो हम गूगल पे या फोन पे या जो भी है, जो भी हमारा मीडियम है उसके थ्रू हम करते थे, राइट। रिटेलिंग एंड फार्मास्यूटिकल, जो दवाइयां हैं उससे रिलेटेड भी हमारा क्या है, जो बिजनेस है बहुत ज्यादा बड़ा है। तो आई थिंक ए, बी एंड सी, थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। हॉस्पिटैलिटी एंड हेल्थ केयर सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड एमएसएमईज। हॉस्पिटैलिटी एंड हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं, ये नहीं होगा। ए, बी एंड सी। लेट्स सी व्हाट द करेक्ट आंसर इज। आंसर इज थर्ड। आंसर इज थर्ड, ए, बी एंड सी। यस, ऑनलाइन एजुकेशन, ई कॉमर्स एंड ई पेमेंट एंड रिटेलिंग एंड फार्मास्यूटिकल्स की हॉस्पिटैलिटी एंड हेल्थ केयर। हॉस्पिटैलिटी में आपका क्या आता है और हेल्थ केयर में आपका क्या आता है? हेल्थ केयर में जो आपकी जो कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जो लोग थे सब अपने घरों में थे, तो हेल्थ केयर सर्विसेज कहाँ से अपनी, उन्होंने अपना जो सर्विसेज है उनको कैसे बढ़ाया? जी नहीं, थर्ड आंसर होगा डी, नहीं हो सकता। हेल्थ केयर सर्विसेज का बिजनेस कहाँ से बढ़ा है? अब मुझे ये बताओ, हेल्थ केयर सर्विसेज का बिजनेस कहाँ से बढ़ा है? उनके पास तो जो केसेस थे वो आए, लेकिन उनको अर्निंग्स तो जनरेट नहीं हुई ना, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो जितना भी कुछ किया है, जो भी दवाइयाँ वगैरह प्रोवाइड किया, जो भी टेस्ट वगैरह लिए, वो सब क्या किया है? फ्री ऑफ कॉस्ट हुए। तो हेल्थ केयर सर्विसेज का बिजनेस कहाँ से बढ़ा है? इसमें इन्हें पूछा कि इंडस्ट्री वर्टिकल्स रिसीव्ड बूस्ट, बिजनेस कहाँ से बढ़ा? उनकी अर्निंग्स तो जनरेट नहीं हुई है ना। लेकिन फार्मास्यूटिकल और रिटेलिंग है, ये हमारा बड़ा है, क्योंकि हम अपनी जितनी भी है, ई कॉमर्स है, ई पेमेंट है, वो भी हमारा बड़ा है। ऑनलाइन एजुकेशन, गेमिंग, एंटरटेनमेंट, ये भी बड़ा है। हॉस्पिटैलिटी भी नहीं बढ़ी, हेल्थ केयर भी हमारा नहीं बढ़ा। इन्होंने अपने बिजनेस को नहीं बढ़ाया है, क्योंकि हमें जो भी हेल्थ केयर सर्विसेज, तो चलो मैं मान भी लेती हूँ कि हेल्थ केयर सर्विसेज में आप इसलिए लगा रहे हो क्योंकि लॉकडाउन था, बहुत सारे लोग पेशेंट्स थे इनके, तो इस वजह से आपने इनको कहा कि आपका डी हो सकता है फर्स्ट आंसर। लेकिन हॉस्पिटैलिटी कहाँ से बढ़ गया आपका? आप ये भी तो देखो ना, आप ये भी देखो कि आपकी हॉस्पिटैलिटी कहाँ से बढ़ी है। हॉस्पिटैलिटी एंड हेल्थ केयर दोनों चीजें हैं, दोनों चीजों का होना जरूरी है। हॉस्पिटैलिटी कहाँ से बढ़ी है आपकी? लोगों ने अपने घर पे ही बना बना के खाया है, बाहर से कुछ नहीं मंगाया। जितने भी हॉस्पिटैलिटी में क्या आता है आपका, ईटिंग रिलेटेड, फूड रिलेटेड, तो लोगों ने अपने घर पे ही बना बना के कंज्यूम किया था, ना कि वो मार्केट से लेके गए, राइट। तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड, ये तीनों, इन तीनों बिजनेस ने क्या है लॉकडाउन में सबसे ज्यादा। मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ है फिर? इसमें मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं। रिटेलिंग एंड फार्मास्यूटिकल, ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन एजुकेशन एंड एंटरटेनिंग, तो ये तो है ही नहीं। ए, बी एंड सी, थर्ड ऑप्शन कह रही हूँ मैं, ए, बी एंड सी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग मैनेजमेंट फंक्शंस इन अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। कि हमें मैनेजमेंट की प्रोसेस दी हुई है और हमें इसको क्या लगाना है, ऑर्डर में लगाना है कि सबसे पहले क्या फंक्शन परफॉर्म होगा, उसके बाद हमारा कौन सा फंक्शन परफॉर्म होगा, उसके बाद कौन सा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले होती है आपकी प्लानिंग, फिर होती है आपकी ऑर्गेनाइजिंग, फिर होती है आपकी स्टाफिंग, फिर होती है आपकी डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए
बताओ स्टूडेंट्स फटाफट। सौरभ मिश्रा का आंसर आया है सेकंड। हिंदी मीडियम स्टूडेंट निम्नलिखित प्रबंधकीय कृत्यों को उनके निष्पादन के तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। योजना निर्माण, कर्मचारी नियोजन, संगठन, समन्वयन, नियंत्रण और निर्देशन। तो आंसर है आपका आंसर 2। आंसर है आपका आंसर 2। सेकंड इज योर आंसर। सबसे पहले होगा आपका प्लानिंग, फिर होगा आपका ऑर्गेनाइजिंग, फिर होगा आपका स्टाफिंग, फिर होगा आपका डायरेक्टिंग, फिर होगा आपका कोऑर्डिनेटिंग और फिर होगा आपका कंट्रोलिंग। तो दैट इज योर सीक्वेंस। सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही, सौरभ मिश्रा का बिल्कुल सही आंसर आया है। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सीक्वेंस द फॉलोइंग CSR एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हमें CSR एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्या करना है? सीक्वेंस में लगाना है। एंड स्पेंडिंग एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। सीक्वेंस में ही लगाना है। ये ऑप्शन है पॉजिटिव नेटवर्थ ऑफ ₹500 करोड़ एंड मोर, 2% ऑफ एवरेज प्रॉफिट स्पेंड ऑन CSR, net profit of ₹5 crore or more is given in financial year, turnover of ₹1000 crore and more, and panel action for non-compliance. What is your correct option? What is your correct sequence? फटाफट बताओ स्टूडेंट्स, क्या आंसर रहेगा? CSR के रिगार्डिंग सीक्वेंस में लगाना है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के अहर्ता मानदंड और व्यय को क्रमबद्ध कीजिए। 500 करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक धनात्मक निबल मोल कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व पर किए गए व्यय औसत लाभ का 2%, नियत वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक का निबल लाभ, 1000 करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक का कारोबार और अनुपालन नहीं किए जाने पर दंडात्मक कार्यवाही। क्या ऑप्शन रहेगा आपका? देखो, सबसे पहले तो आएगा आपका ए। सबसे पहले तो आएगा आपका ए, पॉजिटिव नेटवर्थ ऑफ ₹500 करोड़ एंड मोर। उसके बाद आपका रहेगा टर्नओवर ऑफ ₹1000 करोड़ एंड मोर, ए डी। फिर आएगा आपका नेट प्रॉफिट, फिर आएगा आपका बी और फिर रहेगा आपका ई। सबसे पहले आपको क्या करना है? पॉजिटिव नेटवर्थ ऑफ ₹500 करोड़ एंड मोर, फिर आपको टर्नओवर का देखना है, फिर उसके बाद आपको नेट प्रॉफिट का देखना है, फिर 2% आपको CSR पे स्पेंड करना है और उसके बाद पैनल एक्शन फॉर नॉन कंप्लायंस। तो ए डी सी बी ई। तो थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। आंसर थर्ड इज योर करेक्ट। थर्ड आंसर इज योर करेक्ट आंसर। देखते हैं, लेट्स सी। थर्ड इज योर करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। CRM प्रोसेस को स्टेप में लगाना है। व्हाट इज द CRM प्रोसेस? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। थर्ड इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही सौरभ, बिल्कुल सही। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। CRM प्रोसेस के हमें स्टेप को बताना है। डेवलपिंग अ CRM प्रोग्राम, कलेक्शन ऑफ कस्टमर डेटा, एनालाइजिंग कस्टमर डेटा, आइडेंटिफाई द टारगेट कस्टमर इन इम्प्लीमेंटिंग द प्रोग्राम। सबसे पहले आपका क्या रहेगा? हिंदी वर्जन स्टूडेंट्स के लिए CRM process CRM process what is the CRM process?
सबसे पहले आप क्या करोगे, कलेक्शन ऑफ डेटा। सबसे पहले क्या करोगे, कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा। उसके बाद आप क्या करोगे, एनालाइजिंग कस्टमर डेटा। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ कस्टमर डेटा, आफ्टर दैट एनालाइजिंग कस्टमर डेटा। उसके बाद आपका रहेगा आइडेंटिफाइंग द टारगेट कस्टमर, देन डेवलपिंग एंड देन इम्प्लीमेंटेशन। BCDAE, BCDAE। सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। अंकित सिंह कह रहे हैं फोर्थ। कस्टमर डेटा को एनालाइज करने से पहले कलेक्शन भी तो करोगे अंकित। पहले अगर आपके पास डाटा ही नहीं होगा तो आप उसको एनालाइज कैसे करोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है डाटा को। सबसे पहले क्या करना है, डाटा को कलेक्ट करना है। सबसे पहले डाटा को कलेक्ट करो, फिर एनालाइज करो, फिर क्योंकि कस्टमर डेटा बहुत सारा हमें डाटा मिलेगा, ठीक है, फिर हम उसको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। एनालाइज करके हमें टारगेट कस्टमर्स मिल जाएंगे कि हमें किसके साथ, हमारे जो टारगेट कस्टमर है वो हमारी कौन से रहने वाले हैं। टारगेट कस्टमर के बाद फिर हम CRM प्रोग्राम बनाएंगे और फिर हम उन प्रोग्राम को क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट। तो दिस इज द करेक्ट स्टेप्स इन द CRM प्रोसेस। सबसे पहले कलेक्शन, फिर एनालाइजिंग, फिर आइडेंटिफाइंग द टारगेट कस्टमर, डेवलपिंग द CRM प्रोसेस एंड आफ्टर दैट इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्राम। तो आपका आंसर रहेगा सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। फर्स्ट स्टेप है इसमें एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल डेटा, आइडेंटिफाइंग वेरिएंसेस, डिस्पोजिंग द वेरिएंस, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आपका बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की प्रोसेस के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले हिंदी वर्जन स्टूडेंट्स के लिए मानक लागत, वास्तविक लागत का आंकलन, लागत अंतर और उसके कारणों का पता लगाना, लागत अंतरों को लाभ व लागत केंद्रों में बांटना और वास्तविक और मानक लागत की तुलना करना। तो देखो आपका सबसे पहले आएगा आपका ए। सबसे पहले आप क्या करोगे, एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट, एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट। उसके बाद आप करोगे मेजरमेंट, उसके बाद क्या करोगे आप, मेजरमेंट। फिर आप क्या करोगे, कंपैरिजन, फिर क्या करोगे, कंपैरिजन। पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट देखी, फिर एक्चुअल कॉस्ट देखी, फिर उनका क्या करोगे, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड। उसके बाद आइडेंटिफाइंग वेरिएंसेस, आइडेंटिफाइंग वेरिएंसेस सी, और उसके बाद आएगा आपका डी, ABECD, ABEDC, ABECD। फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर, फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। अंकित सिंह थर्ड इज राइट आंसर। नहीं, पहले आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे वेरिएंसेस को और कॉजेज क्या है, फिर उसके बाद डिस्पोज ऑफ वेरिएंस टू कॉस्ट एंड प्रॉफिट सेंटर। सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है उनको, स्टैंडर्ड कॉस्ट को देखोगे कि स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, फिर उनकी मेजरमेंट करोगे एक्चुअल के साथ, फिर उनका कंपैरिजन करोगे। कंपैरिजन करके आपको क्या पता चलेंगे, वेरिएंस पता चलेंगे, और उन वेरिएंस को पता चलने के बाद फिर आप उनके रीजन ढूंढोगे और उन रीजन को फिर आप क्या करोगे, उनका सॉल्यूशन ढूंढोगे, डिस्पोजिंग ऑफ वेरिएंस, और फिर आप उसको क्या करोगे, कॉस्ट और प्रॉफिट सेंटर में डिवाइड कर दोगे। तो फर्स्ट ABECD इज योर करेक्ट आंसर, ABECD इज योर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग एक्टिविटीज में हमें बताना है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। सौरभ मिश्रा का आंसर बिल्कुल सही है, 1। Process of accounting, journalizing the transaction in the ledger, recording the business transaction, books of entry, preparation of annual financial statement, preparation of trial balance and deriving meaningful inferences from business decisions। आपकी अकाउंटिंग की जो प्रोसेस है उस अकाउंटिंग प्रोसेस की आपकी क्या स्टेप्स रहते हैं। सबसे पहले आता है आपका बी। सबसे पहले आएगा रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ एंट्री। सबसे आप पहले क्या करोगे, रिकॉर्डिंग करते हो। रिकॉर्डिंग करने के बाद आप क्या करोगे, उनकी जर्नलाइजेशन। क्या करोगे, उनकी जर्नलाइजेशन।
जर्नलाइजेशन करने के बाद होगा आपका प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद आप क्या करोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे और फिर उसके बाद आपका रहेगा इम्पोर्टेंट इन्फेरेंसेस। तो BADCE, फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर। कि जो हमारा बिजनेस है, बिजनेस में हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम करेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ एंट्री। सबसे पहले रिकॉर्डिंग करेंगे, रिकॉर्डिंग के बाद क्या की जाती है, जर्नल एंट्री की जाती है हमारे लेजर अकाउंट्स में। जर्नल एंट्री करने के बाद हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जितने भी हमारे बैलेंसेस निकलते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमारे जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, उनको बनाया जाता है और फिर वहाँ से मीनिंगफुल इन्फेरेंसेस निकाले जाते हैं बिजनेस डिसीजंस के लिए। तो फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर। फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर। कैपिटल बस्टिंग प्रोसेस ही बतानी है। सबसे पहले है इसमें कैश फ्लो एस्टिमेशन, आइडेंटिफाइंग डिस्काउंट रेट, प्रोजेक्ट सिलेक्शन डिसीजन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एनपीवी। बताओ स्टूडेंट्स, हरी अप, क्या आंसर रहेगा आपका? कैश फ्लो एस्टिमेशन, आइडेंटिफाइंग डिस्काउंट रेट, प्रोजेक्ट सिलेक्शन डिसीजन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एनपीवी। सबसे पहले हम करेंगे कैश फ्लो एस्टिमेशन। सबसे पहले आपका रहेगा कैश फ्लो एस्टिमेशन, फिर हम करेंगे आइडेंटिफाइंग डिस्काउंट रेट बी, उसके बाद आपका रहेगा डिटर्मिनेशन ऑफ एनपीवी और उसके बाद रहेगा प्रोजेक्ट सिलेक्शन डिसीजन ABDC। ऑप्शन 2 इज योर करेक्ट आंसर। एनपीवी कैपिटल बस्टिंग डिसीजन में हम सबसे पहले क्या होते हैं, एनपीवी कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैश फ्लो कि हमारा इनफ्लो कितना आ रहा है, कैश इनफ्लोज कितने हैं, कैश आउटफ्लोज कितने हैं। कैश इनफ्लो आउटफ्लो देखने के बाद हम क्या करते हैं, डिस्काउंट रेट देखते हैं, जिस पर हम उसको क्या करेंगे, डिस्काउंट करेंगे। डिस्काउंट करने के बाद हम क्या करते हैं, एनपीवीज कैलकुलेट करते हैं। हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज है उसमें से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज को माइनस करके हमारे पास क्या आता है, एनपीवी आती है। एनपीवी के बाद फिर हम प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं कि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए फेवरेबल है या नहीं, क्योंकि अगर आपकी एनपीवी पॉजिटिव होगी तो आप उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करोगे और अगर आपकी एनपीवी नेगेटिव आती है तो आप उस प्रोजेक्ट को वहीं पर छोड़ दोगे। तो दिस इज योर करेक्ट सीक्वेंस ABDC। सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट TDS सर्टिफिकेट। TDS सर्टिफिकेट के बारे में इन दोनों में, इन चारों में से हमारे सही कौन से हैं। TDS ऑन सैलरी पेमेंट फॉर्म 16 बिल्कुल सही है कि सैलरी की पेमेंट के लिए कौन सा TDS आपका टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज कौन सा करता है, फॉर्म नंबर 16 फिल किया जाता है। TDS और नॉन सैलरी पेमेंट फॉर्म 16 है, ये भी बिल्कुल सही है। सैलरी की पेमेंट के लिए आपका क्या, सैलरी की पेमेंट जो आपको रिसीव हुई है उसके लिए TDS के लिए फॉर्म नंबर 16 फिल किया जाता है। नॉन सैलरी पेमेंट के लिए फॉर्म नंबर 16A फिल किया जाता है। रेंट के लिए नहीं, सेल ऑन प्रॉपर्टी नहीं। तो आपका करेक्ट आपको बताना है, करेक्ट हुए आपके A एंड B। फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। आंसर 1 इज योर करेक्ट। आंसर 1 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइज, कॉन्ट्रैक्ट्स हुज ऑब्जेक्ट्स और कंसिडरेशन आर अनलॉफुल आर वॉइड। ये हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से है ये क्वेश्चन। अंकित सिंह का बिल्कुल सही आंसर है, आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनके ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन दोनों के दोनों क्या हो, अनलॉफुल हो, वो हमारे क्या होते हैं, वॉइड। क्या होते हैं वो हमारे, वॉइड। कि कॉन्ट्रैक्ट्स जिनके ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन क्या है, अनलॉफुल है, वो हमारे क्या होते हैं, वॉइड। बिल्कुल सही है ये कॉन्सेप्ट। कॉन्ट्रैक्ट्स इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स आर वॉइड, ये भी हमारी सही है। कॉन्ट्रैक्ट्स इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स आर वॉइड। हमें इनमें से यही बताना है कि दोनों स्टेटमेंट सही है, इनकरेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट है। दोनों को पढ़ना है और बताना है।
हिंदी स्टूडेंट्स के लिए जिन अनुबंधों के उद्देश्य और प्रतिफल अवैध होते हुए अनुबंध शून्य होते हैं, बिल्कुल सही है। कानूनी कार्यवाही के निरोध में की गई संविदाएं शून्य होती हैं। दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है? अंकित सिंह का आंसर आया है 1। अंकित सिंह का आंसर आया है 1 एंड 1 इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही है आपका कि जो दोनों स्टेटमेंट है वो हमारी बिल्कुल सही है। जो हमारी स्टेटमेंट है वो क्या है? बिल्कुल सही है। तो आंसर फर्स्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इज योर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपसे यही पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट नहीं है। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ वर्कर्स ओनली इन सच एरियाज ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज वेयर दे कैन मेक सम पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन। राइट। सेकेंड है आपका रीजनिंग कि वर्कर्स मे नॉट बी कॉम्पिटेंट इनफ टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द मैनेजरियल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटरप्राइज। कोड आपको गिवन है, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ आर करेक्ट बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। बोथ ए एंड आर इनकरेक्ट। बताओ स्टूडेंट्स क्या आंसर रहेगा? हिंदी वर्जन के लिए पढ़ लो। सौरभ मिश्रा कह रहे हैं सेकंड इज द राइट आंसर। लेट्स सी। फर्स्ट क्या कहती है? प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी उद्यमों के क्रियाकलापों के केवल उन क्षेत्रों में श्रमिक का शामिल होना है जहां वे कुछ सकारात्मक योगदान कर सकते हैं। तर्क क्या कहता है? श्रमिक उद्यम के प्रबंधकीय पहलुओं को समझने और परखने में पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं हो सकते हैं। तो हमें यह बताने की कौन सी स्टेटमेंट हमारी ठीक है और कौन सी नहीं। अंकित सिंह कह रहे हैं फर्स्ट। सो लेट्स सी। ये क्या कहते हैं कि वर्कर का पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ वर्कर्स ओनली इन द सच ऑफ एक्टिविटीज, कि हमें जो वर्कर्स का पार्टिसिपेशन है मैनेजमेंट में सिर्फ वहां तक होना चाहिए जहां से वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट हमें दे सके। क्यों? क्योंकि जो वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि जो वर्कर्स का पार्टिसिपेशन है मैनेजमेंट में सिर्फ वहीं तक है इन सच एरियाज ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज वेयर दे कैन मेक सम पॉजिटिव, कि जहां पर वो हमें सिर्फ क्या कर सके, कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटपुट दे सके। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो कॉम्पिटेंट नहीं होते, इतने कॉम्पिटेंट नहीं होते कि वो मैनेजरियल एस्पेक्ट्स को समझ सके। तो हमारी सेकंड कि बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है। और फर्स्ट जो सेकंड है वो फर्स्ट को क्या कर रही है? करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है, क्योंकि वो कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं, इसलिए उनका जो पार्टिसिपेशन है सिर्फ उन्हीं एक लिमिटेड एरिया तक ही रहता है जहां पर वो क्या करते हैं? पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे सकते हैं। तो आंसर सेकंड इज योर आंसर। सेकंड इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी यही है हमारा। क्रेडिट फ्लो टू एग्रीकल्चर एंड एसएमई सेक्टर हैव इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर। ठीक है, असर्शन क्या कह रहा है कि जो एग्रीकल्चर और एसएमई है उसमें हमारा जो क्रेडिट फ्लो है वो क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। रीजनिंग क्या कहती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज ग्रेजुअली रिलैक्स्ड वेरियस कंट्रोल इन क्रेडिट मार्केट, कि आरबीआई ने क्या किया है? रिलैक्स किया है कंट्रोल को, क्रेडिट को। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है? सही है तो वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रही है या नहीं कर रही, या नहीं कर रही, हमें ये बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर है हिंदी वर्जन के लिए है आपका, हाल ही के वर्षों में कृषि और लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्रों में होने वाले ऋण प्रवाह में वृद्धि हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने धीरे धीरे ऋण बाजार में विभिन्न नियंत्रणों को शिथिल कर दिया है। तो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? इनमें से आपकी कौन सी जो कॉन्सेप्ट है वो सही है? आपको ये बताना है कि देखो फर्स्ट
ए आपकी है फर्स्ट, क्या कहते हैं कि हमारा जो रिसेंट टाइम में क्या हुआ है, हमारा क्रेडिट फ्लो एग्रीकल्चर में और एसएमएसएमई में भी, दोनों ही सेक्टरों में हमारा क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसने भी क्या किया है, रिलैक्स किया है। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि क्रेडिट फ्लो को इंक्रीज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारा आरबीआई ही नहीं, बल्कि आरबीआई के अलावा हमारे और भी बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्रेडिट फ्लो को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं? ये इंक्रीज करते हैं। तो सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। ए एंड बी both are correct, but R is not the right explanation of A. A and B both are the correct. A and R both are correct, but R is not the right explanation of A. Second is your correct answer. Second is your correct answer. बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रिप्स एंड ट्रिम्स प्रोविजंस फैसिलिटेट्स एंड प्रमोट्स दी एफडीआई की हमारे जो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर हैं और जो ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, फैसिलिटेट्स एंड प्रमोट्स दी एफडीआई की, ये हमारे क्या करते हैं, एफडीआई को प्रमोट भी करते हैं और एफडीआई को क्या करते हैं, फैसिलिटेट भी करते हैं। ट्रिम्स एंड ट्रिप्स प्रोविजंस रिमूव रेस्ट्रिक्शंस एंड एड्रेस कैपिटल फ्लो सेंसिटिविटीज। जो ट्रिम और ट्रिप्स है वो हमारे क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव करते हैं और एड्रेस क्या करते हैं, कैपिटल फ्लो को। तो हमें यही बताना है कि इन दोनों में से आपकी कौन सी कॉन्सेप्ट सही है, एक्सप्लेनेशन सही कर रही है या नहीं कर रही है, हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो देखो, जो हमारे ट्रिम्स और ट्रिप्स है, हिंदी वर्जन के लिए भी, हिंदी वर्जन, ट्रिम्स और ट्रिप्स प्रावधान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को सुगम बनाते हैं और इसे बढ़ावा देते हैं। ट्रिम्स और ट्रिप्स प्रावधान प्रतिबंधों को हटाते हैं और पूंजी प्रवाह की संवेदनशीलताओं को समाधान करते हैं। बताओ स्टूडेंट्स, क्या आंसर रहेगा? सौरभ मिश्रा कह रहे हैं फर्स्ट इज द राइट आंसर मैम। ट्रिम्स और ट्रिप्स क्या है आपके, ये तो स्टेटमेंट ठीक है कि ये आपके क्या करते हैं, प्रोमोट्स, एफडीआई को प्रमोट करते हैं और फैसिलिटेट भी करते हैं। और ये क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव भी करते हैं और कैपिटल फ्लो को ही बढ़ाते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स आपकी ठीक है, लेकिन आर इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और ये इसको सही एक्सप्लेन भी कर रही है। इसको क्या कर रही है, ये राइटली एक्सप्लेन भी कर रही है। क्यों? क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव करती है, कैपिटल फ्लो को बढ़ाती है, इसीलिए ये एफडीआई को क्या करती है, प्रमोट करती है। इसलिए फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर, फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज द प्राइस एट विच क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी इक्वल्स टू द क्वांटिटी सप्लाइड। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है हमारा, ऐसा प्राइस जिसपे हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इक्वल होती है किसके, क्वांटिटी सप्लाई के। इक्विलिब्रियम इज द कंडीशन वंस डिटरमिन्ड टेंड्स टू परसिस्ट इन टाइम, कि इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन है जो एक बार हो जाए तो वो लॉन्ग टाइम तक हमारी रहती है। तो हमें बताना है कि दोनों ठीक है, आर इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ए इज करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट एंड बोथ आर इनकरेक्ट। हरी अप स्टूडेंट्स, फटाफट बताओ क्या आंसर है आपका। हरी अप स्टूडेंट्स, क्या आंसर रहेगा? सौरभ मिश्रा का आंसर आ रहा है फर्स्ट। इक्विलिब्रियम हमारी जो दोनों स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक है, ठीक है, हमारी जो स्टेटमेंट है दोनों वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही है, क्योंकि इसमें तो आपका क्या बताएगा, ये बताया गया है कि जो आपकी एक्सप्लेनेशन है कि इक्विलिब्रियम क्या है, ये बताएगी कि इक्विलिब्रियम ऐसा पॉइंट है जहां पर आपकी डिमांड और आपकी सप्लाई दोनों क्या करती हैं, एक दूसरे को कट करते हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। ठीक है, लेकिन एक ऐसी कंडीशन है जो क्या करते हैं, लॉन्ग टाइम तक रहती है। इस चीज को हमारी जो फर्स्ट है, जो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेन नहीं करती है। दोनों ठीक है, लेकिन फर्स्ट वाली आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, लेकिन आर ए को सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। दोनों ठीक है, लेकिन आर ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो आंसर
2 is your correct answer. Answer 2 is your correct answer. Answer 2 is your correct answer. तो ये था स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट पेपर, जो हमारा कॉमर्स का यूजीसी नेट का अक्टूबर 2020 में जो एग्जाम हुआ था उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो सभी क्वेश्चंस का मैंने आपको सॉल्यूशन कराया है। और इसी तरह के हमारे जो और प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हैं, जो हमारे प्रीवियस ईयर के कॉमर्स के रिलेटेड हमारे एग्जाम्स हुए हैं, उनसे रिलेटेड और वीडियोज़ आपको इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स गाइज फटाफट अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको करने के लिए हमारे इस चैनल पर जुड़े रहे, क्योंकि इस चैनल पर आपको जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, विद सॉल्यूशन मिलेंगे। यहाँ पर आपको समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, आपकी कॉन्सेप्ट को बिल्ड किया जाएगा। तो फटाफट हमारे इस अड्डा 247 टीचर्स के साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि हर वो स्टूडेंट्स जो क्या करे, जिसको यूजीसी नेट एस्पिरेंट है और जिसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना है, वो इस मीडियम के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।